पहले पिछला क्लास में हम लोग ने देखा था एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में, वहां पर ही मिला था मुझे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी समतल कोण और घन कोण के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम आपको इस चीज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, दो समपूरक राशि है यहाँ पे, एक है समतल कोण और एक है ठोस कोण, है ना। समतल कोण और ठोस कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये क्या है ना, इसके बारे में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलो, तो सबसे पहले समतल कोण पर विचार करते हैं। समतल कोण क्या है? हम एक सर्किल पहले बनाते हैं, आपके सामने देखिएगा। आपके सामने ये क्या बन के रेडी है? बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, क्या बन के रेडी है? तो दिस इज अ सर्किल। ये बीच में क्या हो गया? तो कहिएगा सर बीच में सेंटर हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिएगा, ये क्या हो गया? ये हो गया त्रिज्या। क्लियर? और एक और त्रिज्या लेते हैं, एक और त्रिज्या ले लिए, है ना। इन दोनों त्रिज्या के सहायता से ये देख रहे हैं वृत्त का इतना सा पार्ट, ये बन गया है चाप। क्लियर? तो ये चाप इस सेंटर पर ये जो एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम थीटा से सूचित करें तो इस थीटा को ही कहते हैं समतल कोण। समझे मेरे बात को? इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? समतल कोण। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कि आपके पास एक रोटी है, रोटी 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 जिसको हम खा सकते हैं। बीच में क्या करिए आप? बीच में आप उसमें थोड़ा सा छिद्र कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, एकदम ऐसे सीधे सेंटर की तरफ, जिसको हम सेंटर बोलेंगे, ले जाइए और काट दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। अब उसको निकाल करके देखिए तो ऐसा दिखेगा। ये जो देख पा रहे हैं, इसी का नाम क्या है? ये जो कोण यहां बन रहा है, इसी का नाम है समतल कोण। समझ में आई बात? इसी का नाम क्या है? समतल कोण। अब यहां से समतल कोण तो आप लोगों ने देख लिया। अगर पूछा जाए कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होगा? सवाल है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो समतल कोण का एसआई मात्रक यहां पर देखने के लिए मिलेगा रेडियन। ठीक है, रेडियन। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RAD। ठीक है, तब यहां से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाए कि एक रेडियन क्या है? एक रेडियन समतल कोण क्या है? सवाल है कि एक रेडियन समतल कोण क्या है? इसके बाद एक खूबसूरत सा रिलेशन देखेंगे इस समतल कोण, ये त्रिज्या और ये जो चाप देख रहे हैं इसमें। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं कि समतल कोण क्या है। तो एक रेडियन कोण, एक रेडियन समतल कोण का मतलब क्या है? आइए इसको बताने का ट्राई करते हैं। चलिए, यहां पर क्या हो गया? सेंटर। ये त्रिज्या देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये त्रिज्या जितना है उतने के बराबर क्या लीजिए? तो चाप लीजिए, यानी R है तो ये भी क्या ले लीजिए? R ले लीजिए। ठीक है, तब ये जो त्रिज्या के बराबर जो चाप बना है, और वो चाप इस सेंटर पर जितना कोण बनाता है, उसी को बोला जाता है एक रेडियन। यानी कि एक रेडियन, यहाँ पर और एक चीज सीखने के लिए मिला है, एक रेडियन को हम लोग एक और ऐसे यहाँ पे C लिख सकते हैं। तो एक रेडियन परिभाषा क्या हो गया? इसका परिभाषा क्या हो गया? तो त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर
लंबाई वाले क्या, तो चाप। त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है जितना क्या बनाता है, कोण बनाता है, वह कोण 1 रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। 1 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर? अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि आर है ना, चाप की लंबाई जब कितना लेते हैं, आर, तब एंगल कितना बनता है यहाँ पे, तो बनता है सर 1 रेडियन। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि चाप कितना लिए हैं, यानी एल जो है, जो चाप है, चाप की लंबाई जिसको हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं, ये आर जो है से क्या है, चाप की लंबाई है, एल यानी चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क। तो जब चाप की लंबाई जब हम आर लेते हैं तब समतल कोण कितना बनता है, 1 रेडियन। तो अगर हम पूरा 2 पाई आर जब हम क्या करते हैं, घूम जाते हैं, 2 पाई आर क्या करते हैं, घूम जाते हैं, तब कितना समतल कोण रेडियन मतलब एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन, इतना समतल कोण बनेगा। समझ में आ रहा है? 2 पाई आर मतलब कितना से गुणा किए हैं, 2 पाई से, तो इधर भी 2 पाई से क्या किए, गुणा, है ना। इसको ऐसे समझिए, 1 रेडियन एकदम चुकी का नियम है, इंटू में 2 पाई यानी कि 2 पाई रेडियन। और आपको पता है कि अगर हम एल का मान यानी कि चाप का लंबाई जो है हम कितना ले लिए हैं, 2 पाई आर, तब ना ये मामला बना। तो इस 2 पाई आर में यानी कि पूरा जब एक चक्कर लगाएंगे तो ये जो समतल कोण है ये कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो 2 पाई रेडियन है ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री। तो रेडियन में बोला जाएगा तो 2 पाई रेडियन और डिग्री में बोला जाएगा तो 360 डिग्री। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री अब बटा में 2 पाई, यहाँ 180 दूनी 360, मतलब 1 रेडियन जो समतल कोण है वो 180 बटे पाई डिग्री के क्या है, बराबर है। क्लियर हो गया? मतलब यह हुआ कि अगर एंगल रेडियन में है और उसको कन्वर्ट करना है किस में, तो डिग्री में। अगर एंगल किस में है, रेडियन में है, तो उसको कन्वर्ट करना है अगर किस में, डिग्री में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री बटे पाई से गुना करना होगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 रेडियन का मतलब ही होता है कितना, 180 डिग्री पाई। अब उल्टा अगर आपसे पूछे कि अगर डिग्री से तुमको रेडियन में बदलना रहे तो क्या करना होगा, तो पाई बटे 180 से गुना करना होगा। ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है, जैसे समझिए इसको। अगर एक एग्जाम्पल हम आपको दे रखे, बोले कि 60 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ, या पहले उल्टा नहीं, पहले ये वाला 2 नहीं, पाई बटे 2 है, रेडियन है, इसको डिग्री में बदलिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बटे 2 और गुने में 1 रेडियन। अब मुझे बताइए पाई बटे 2 और 1 रेडियन में कितना कोण, तो 1 रेडियन में 180 डिग्री बटे पाई होता है, पाई से पाई खत्म, और ये हो जाएगा 90 दूनी 180 डिग्री, है ना। तो पाई बटे 2 रेडियन का मतलब कितना डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलो, अगर अब तुमसे सवाल करे कि नहीं
22/7 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो रेडियन से अगर डिग्री में बदलना चाहते हैं तो अभी अभी हमने कहा 180 डिग्री बटे पाई से क्या करिए, गुना। यानी आप क्या कर सकते हैं, 22/7 180 डिग्री, और पाई का मतलब भी कितना होता है, 22/7। 22/7 से 22/7 खत्म, यानी कितना डिग्री, 180 डिग्री। इस प्रकार से आपके लिए एक सवाल है, आप इसको बदल करके बताओ। 2π/3 रेडियन है और इसको डिग्री में बदल के आप बताइए। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताइए, अगर आप पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आप देख पा रहे हैं तो। उल्टा सवाल, अगर अब आपसे कहे कि नहीं सर, अगर एंगल किस में रहे, अगर एंगल डिग्री में रहे, जैसे 60 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो यहां पर आ जाइए। कहां गया, यहां पर इसको या करके लिख देते हैं, कहा यहां पे आ गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 2π रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मुझे इसीलिए बताइए कि अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितना हो जाता है, कहाँ गए, 360 डिग्री था ना यहाँ पे, 360 डिग्री यही देखने के लिए मिला था। अभी देख लीजिए यहाँ पे, है ना, दिखा आपको, ये वाला देख लीजिए यहाँ पे, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। 180 दूनी के, चलिए इसीलिए अगर हम आपसे पूछे अब कि 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 180 को इधर लेकर के चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन, है ना। तो इसलिए हमने कहा कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो, तब कितना से गुना करना पड़ेगा, π/180 से, और रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180/π से। यह भी देखे हैं। तो हम 60 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 गुने 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत पढ़ा हमने, π/180 रेडियन, है ना। तो यहाँ छोटिया के 18, यानी कितना आया, तो π/3 रेडियन। दिस इज आंसर। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे अब कि मुझे 200 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ, तो आप चाहे तो 200 गुने 1 करिए, और नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए कितना से, तो π/180 से, रेडियन में कन्वर्ट होके क्या है, तैयार। अब 1 0 से 1 0, 9 दूनी के 18 और 10 दूनी के 20, यानी कि 10π/9 रेडियन। ठीक है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, एंगल को यानी कि समतल कोण को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक आप बना दीजिए, इतना का बनाइए जरा, 180 डिग्री को जरा रेडियन में बदल के बताओ कितना होगा रेडियन में। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। थीटा, एल और आर मतलब कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल, रेडियस यानी कि आर यानी कि त्रिज्या, और एक क्या, तो चाप की लंबाई। ये तीनों में रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए, काफी मजा आने वाला है, इसको देखते हैं। आप शायद ही कहीं ये रिलेशन देखे होंगे, लेकिन आज आप देख लीजिए हम क्या बताने वाले हैं। अगर हम ये कहें कि यहाँ हो गया क्या, सेंटर, और ये हो गया रेडियस आर, और एक और रेडियस ले लिए हैं ये, और ये बना है क्या, समतल कोण थीटा, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो लंबाई है वो ले लिए हमने एल। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, यहाँ पे थीटा, एल और आर में रिलेशन क्या है कि थीटा बराबर जो होता है L/R होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर ये कैसे, क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आइए कुछ पहले कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, फिर इसके बाद हम इसका प्रूफ पर आएंगे। तो यहां पर देख लीजिए कि आर एक ही त्रिज्या की बात है, तो आर को तो कांस्टेंट होना ही है, ये आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर यहां पे एल पर विचार करें, तो अगर हम कहें
कि ये जो एल है, अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इस त्रिज्या को हम यहां ले लेते हैं, यानी कि इस एल के मान को क्या कर दिए है, बढ़ा दिए, माने चाप की लंबाई को क्या कर दिए है, बढ़ा दिए। तो चाप की लंबाई बढ़ाने पर त्रिज्या भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, मतलब थीटा का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए, अगर हम कहें कि नहीं एल का मान जो है और उसको बढ़ाइए, तो थीटा का मान और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो लंबाई पर, चाप की लंबाई पर डिपेंड है। और कैसे डिपेंड है, तो सीधा समानुपाती के रूप में संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोई कांस्टेंट यहाँ के हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में क्या, एल। ओके, यहाँ कोई दिक्कत, मतलब हम कह सकते हैं अब कि थीटा, यहां से दो बातें, कि अगर हम चाप की लंबाई L1 लेते हैं तब थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन, तो L1, एक मिनट, थीटा वन क्या हो जाएगा, तो K इंटू में L1, है ना। अगर हम क्या करते हैं कि चाप की लंबाई अब हम दूसरा ले लेते हैं, मतलब L2 ले लेते हैं, तब थीटा टू कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, यानी कि दूसरा समतल कोण कितना हो जाएगा, तो K इंटू में L2। तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि थीटा वन बटे थीटा टू बराबर करें, तो क्या हो जाएगा, तो K इंटू L1, K इंटू L2, तो कैसे के मर गया, तो मर गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा वन, थीटा बटा थीटा टू बराबर L1 बटा L2। तो अगर इसका ये वाला बात अगर ध्यान में रखते हैं, तो हम आराम से क्या करेंगे, तो इस बात को हम सिद्ध कर पाएंगे। अब कहिएगा कैसे सर, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किल ले लिए हैं, ले लिए, कोई दिक्कत है, और यहां पर हो गया एक एंगल, सेंटर। चलिए यहां पर नाम ले लेते हैं ए, और जितना त्रिज्या है उतने त्रिज्या का एक क्या बनाइए आप, क्या बनाइए, जल्दी से बोलिए, यानी कि चाप की लंबाई यहां पर क्या ले लीजिए, एल बराबर आर ले लीजिए, या कह लेते हैं कि पहली कंडीशन में L1 चाप की लंबाई कितना हो गया, आर। तब यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। कोई दिक्कत है, माने एक रेडियन क्या है, तो थीटा वन है। अब क्या करते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं, और इस बार हम एंगल पता नहीं, थीटा टू बराबर कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, और क्या करते हैं, इस कंडीशन में चाप देख लेते हैं। तो ये हो गया चाप यहां से लेकर के यहां तक, यानी L2 बराबर कितना हो गया, तो L2 बराबर हो गया यहाँ पे, मान लेते हैं A। कोई दिक्कत, इस बात को फिर से एक बार समझिए, मैंने क्या किया है आपके लिए बताइएगा, सेंटर, ये त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, यहाँ पर जो समतल कोण बना एक रेडियन, इसको हमने थीटा वन ले लिया, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसी त्रिभुज में आगे बढ़े हैं, ठीक है, और आगे बढ़ के हमने क्या किया है, तो हमने चाप का लंबाई पता नहीं क्या लिए हैं, एल ले लिए हैं, बस हमें नहीं मालूम है, एल ले लिए हैं। इस एल के लिए जो समतल कोण बन पा रहा है यहाँ पर कितना है, थीटा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इससे और आसान आपके लिए फिगर बनाते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो गया, चलो भागो यहाँ से, मुझे तो आपको अच्छे से समझाना है, मुझे तो आपको अच्छे से समझाना है। चलो सेंटर, मैं क्या करूं, चलो यहां पे आ जाओ, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये त्रिज्या है आर, तो इतने के बराबर एक ले लेते हैं हम चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, यहां देख रहे हैं ये वाला, मान लीजिए कि पहली अवस्था में चाप की लंबाई L1 लिए हैं, और इस L1 को हम कितना मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, R, तभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एक रेडियन मिलेगा।
यानी थीटा 1 जो हो जाएगा वो कितना रेडियन, तो 1 रेडियन। कोई समस्या इतना समझने में? अब क्या करें हम, एक अवस्था में और हम क्या करते हैं कि चाप, अब 1 रेडियन को फोकस नहीं करते हैं, आप सिंपल ले लेते हैं, क्या देख लीजिए भैया, देख लीजिए, देख रहे हैं? ओके सर। चलो, इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे, इस कंडीशन में त्रिज्या जो आर है वो तो आर रहना ही है। यहाँ पर इस कंडीशन में ये एंगल देख पा रहे होंगे, थीटा 2 इसको बोलते हैं, और थीटा 2 कितना हमने ले लिया, थीटा। और ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक चाप की लंबाई, और ये चाप की लंबाई कितना ले लेते हैं दूसरी कंडीशन में, तो L2 इज इक्वल टू L। इतना समझने में कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हो तो मुझे बताइए। और अभी अभी हमने अभी बताया आपको कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अभी तुरंत बताएं, देख लीजिए यहाँ पे, यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम क्या करते हैं कि चाप की लंबाई को बढ़ाते हैं तो एंगल का मान भी बढ़ेगा, माने थीटा एल पर डिपेंड करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक कंडीशन हमने पहले ही ला करके रखा हुआ है। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अब काम तमाम कर दीजिए सर। तो मुझे बताइए कि थीटा 1 कितना है, थीटा 1, तो सर थीटा 1 जो है 1 रेडियन है। कोई दिक्कत? तो मैं अभी मात्रक को नहीं लेकर के चलता हूं, तो थीटा 1 मुझे कितना मिला, तो 1 रेडियन। थीटा 2 कितना है, तो सर थीटा है। और L1 कितना है, तो L1 है सर R। L1 देखिए कितना ले लिए थे पहली स्थिति में, एक स्थिति में 1 रेडियन के लिए उतना। फिर L2 बताइए, L2 कितना ले लिए हैं, तो L ले लिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने रिलेशन बन के तैयार है। अगर हम कहें थीटा कितना होगा, तो L बटा R। तो ये आपके सामने ये फॉर्मूला प्रूव होकर के क्या है, तैयार। कोई दिक्कत आपको? प्रूव। ओके। अब अगर आप चाहें तो यहां से आप चाहें तो एल का मान निकाल सकते हैं। एल का मान कितना हो जाएगा, तो एल का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा गुने में आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एल मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि नहीं ए आर बताइए सर, तो आर को यहां लगेगा, तो थीटा यहां बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एल बटे में थीटा। थोड़ा सा इस फॉर्मूला को अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, वो ट्रायंगल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर क्या है, आर। तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, यानी कि अगर एल निकालना हो तो थीटा गुने आर, और अगर थीटा निकालना हो तो एल अपॉन आर। अगर आर निकालना हो तो आर निकालना तो क्या हो जाएगा, एल बटा आर। इसको ढक लीजिए, एल बटा में थीटा, है ना। और ये तीनों के तीनों कंडीशन तब अप्लीकेबल होगा जब थीटा यहाँ पे किस में होना चाहिए, तो रेडियन में होना चाहिए। क्लियर हो गया? थीटा यानी कि समतल कोण का मान किस में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, रेडियन में होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए अब इस पे। मान लो कि ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ये जो चाप की लंबाई देख पा रहे हैं आप, ये मान लीजिए कि ये जो है 21 सेंटीमीटर है। तो इस समतल कोण का मान कितना हो जाएगा, तो इस थीटा का मान अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े, एल अपॉन आर। तो एल का मान कितना है, तो एल का मान सर 21 है, और आर का मान कितना है, तो 7 है। तो 7 या के 21, यानी कितना आया, 3। तो 3 किस में होना चाहिए, तो रेडियन में। दिस इज आंसर। अगर आपसे अब पूछे कि 3 रेडियन को डिग्री में व्यक्त करो तो क्या करेंगे, तो 3 रेडियन को डिग्री में व्यक्त करने के लिए 180 बटे पाई से क्या करना होगा, गुना, यानी कि यहाँ हो जाएगा 18 तिया के 54 बटे पाई डिग्री। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? कैसे हुआ एक बार देख लीजिए यहाँ पर फिर से वो वाला बात, इसमें हम अभी तुरंत बताए थे
कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में व्यक्त करना हो तो पाई बटे 180 से क्या करिए, रेडियन से डिग्री तो 180 डिग्री बटे पाई से गुना करने के लिए सिखाए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। अब देख लीजिए यहां पे क्या ठोस कोण के बारे में, ठोस कोण क्या है। ठोस कोण को अगर हम समझाएं पहले एक प्रैक्टिकल उदाहरण में, तो आप इसको ऐसे समझिए। आप एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज खाए हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तरबूज खाए हैं। अब तरबूज, वो गोल वाला तरबूज, उस तरबूज को क्या करो आप कि तरबूज के ऊपर जो हरा वाला सरफेस है उसको ऐसे इतना गोले से ऐसे काट दो, और काटो ऐसा कि वो दम सेंटर तक जाकर के क्या हो जाए, मिल जाए। अब उसको ऐसे क्या करो, निकालो। तो जो निकालने से आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर पर जो 3D शेप में जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे ठोस कोण। मतलब क्या समझे, नहीं समझे आप? मैंने कहा कि मान लो कि यह है कि क्या है, गोला है, यह है क्या है, गोला। अब हम क्या करते हैं, तो इतना सा पार्ट हम तोड़ देते हैं, काट देते हैं, इतना सा पार्ट कहां तक, तो इस सेंटर तक काट करके इसको यहां पर क्या करते, दिखाते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो आप इसको 3D शेप में थोड़ा सा फोकस करिए तो समझ में आएगा। तो यहां पर जो एंगल मिल रहा है, यहां पर जो एंगल मिल रहा है, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे ठोस कोण, मतलब कि सॉलिड एंगल। ठीक है, और इस सॉलिड एंगल को हम सूचित करेंगे किससे, तो ओम से। ठीक है, किससे सूचित करेंगे, तो ओम से। क्लियर हो रहा है? तो सॉलिड एंगल को किससे सूचित किया जाएगा, ओम से। तो यहां पे अब कहिएगा कि सर अगर हम कहें कि ये कितना होगा, है ना, बताया जाए कितना होगा, तो इसके लिए कहता है ये रेडियस दिख रहा है आपको, आर है, और ये वाला सरफेस का एरिया निकाल लिया जाए। तो मान लीजिए कि सरफेस का टोटल एरिया जो है वो है कितना, तो डेल्टा डेल्टा ए ले लेते हैं, या कई मामलों में यहाँ पर आप जब स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ोगे तो इसको डीए बोला जाता है। किसको, तो इसको, अगर बहुत कम एरिया है, बहुत स्मॉलेस्ट एरिया है, कंपोनेंट एरिया है, तो इस डेल्टा को डी बोला जाएगा। कई बार डीए नहीं बोल करके डीएस भी बोल देते हैं, यानी कि अगर डेल्टा ए है तो कई बार डेल्टा एस लिख देंगे। तो ये जो यहाँ पे घन कोण जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा, तो इसका परिभाषा है डेल्टा एस, यानी कि ये जो इतना सा एरिया जो है डेल्टा एस, और बटा में रेडियस का स्क्वायर। यहां पर भी हम डेल्टा चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये हो गया ठोस कोण के लिए क्या फॉर्मूला। अगर आप कहें कि इसका मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। संकेत में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, एस आर लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो अब अगर यहां से पूछा जाए कि एक अस्टेरेडियन का परिभाषा दिया जाए, एक अस्टेरेडियन का क्या होगा परिभाषा, तो कहता ठीक उसी प्रकार से जैसे हम समतल कोण का डेफिनेशन पढ़े थे वैसा ही यहाँ पे कहता है कि अगर हम रेडियस के स्क्वायर कर ले और उतना स्क्वायर का हम क्या करें, तो एक सरफेस काटे, तब कहता है यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठोस कोण जो बनेगा उसको बोला जाएगा एक अस्टेरेडियन बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है? कहां पे, तो इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो, मतलब सर मतलब ये हुआ कि ये जो हम सरफेस काटे हैं, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर आता है, या पहले 1 मीटर स्क्वायर हटा दो, मान लो कि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर ले लिए, 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया जो हो जाए वो कितना हो जाए, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतने एरिया का हम क्या किए हैं, एक सरफेस काटे हैं उस गोला से, तो ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एक अस्टेरेडियन।
क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ा जाए। तो ये था क्या, स्टेरेडियन। अब आ जाओ जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देख रहे होंगे मानक एसआई उपसर्ग। इसको बताने के पहले आप इस पर विचार कर लीजिए। कई बार आप लोग पढ़े होंगे किलोग्राम और फिर पढ़े होंगे आप लोग किलोमीटर। अब जैसा ही आप किलो ही सिर्फ सुनते हैं तो आपके माइंड में जो फीलिंग आता है वो लगता है कि कुछ द्रव्यमान वाला बात है, लेकिन नहीं। यहां से जो किलो आप देख पा रहे हैं और प्लस में ग्राम, इसमें भी है, दोनों में है। देखिए इसमें भी क्या है, किलो और प्लस में मीटर। यहां जो किलो का तात्पर्य है बस वो इतना है, 10 के पावर 3 और कुछ नहीं। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर। उसी प्रकार से यहां भी वही हो गया, किलो का मतलब बस इतना है, कितना है तो 10 के पावर 3 है, यानी कि 10 के पावर, एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम कितना होगा तो 10 के पावर 3। आप थोड़ा सा अगर हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो याद करिए, क्या याद करना है सर, कि अगर हम समान लिखे हैं, समान का मतलब होता है बराबर, और इसमें हम पहले जोड़े तब हो गया क्या, असमान, और असमान का मतलब बराबर नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, अर्थ बदल गया, किसको लगने से तो आ लगने से। तो व्याकरण में किसी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, उपसर्ग। तो इसी प्रकार से देखिए ये पहले लग रहा है, कहा गया है ये पहले लग रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग बोला जाएगा। माना गया है इसलिए इसको और बोला जाएगा मानक उपसर्ग। किसके द्वारा, तो जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वेट एंड मेजर करने वाला, वेट एंड लेंथ को मेजर करने वाला। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम पूरा मिला करके हो जाएगा मानक एक्साई उपसर्ग। तो इसी का एक एग्जांपल आपके सामने यहां प्रस्तुत था, क्या, किलो। तो किलो बोला जाएगा तो आपके माइंड में बस इतना आना चाहिए, किलो मतलब 10 के पावर 3। तो चलिए पूरा और बाकी जो है यहाँ पे उसका लिस्ट जारी कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे अंश, उपसर्ग और संकेत। अंश मतलब 10 के पावर में जो मान है वो कितना है वो, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 के पावर -3, इसको क्या बोला जाएगा, मिली, और संकेत में लिखेंगे स्मॉल ए। फिर प्लस में ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 3, और इसका मतलब किलो है ना, और संकेत में क्या लिखेंगे, के। मतलब समझ रहे हैं, 1 किलो रहेगा तो मतलब बस इतना है, 10 के पावर 3, बात खत्म। फिर उसके बाद 10 पे पावर -6, इसको माइक्रो बोलेंगे, यानी 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 के पावर -6। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बाकी सारे डेटा को आप क्या करिए, माइंड में क्या करिए, अटा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। इधर याद करिए और उधर याद करिए, साथ साथ याद करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। मिली, किलो, माइक्रो, मेगा, नैनो, गीगा, पिको, टेरा, फेम्टो, पेटा, एटो, एक्सा। क्लियर? यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीजें जो है उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। नैनो, ना, 9, है ना, समझ में आ रहा है। पिको, पिको थोड़ा सा नई सेटिंग बैठ रहा है। फेम्टो 15, एटो 18, समझ में आ रहा है, एटो 18, फेम्टो 15, है ना, नैनो 9। तो समझ में आ रहा। तो इसी प्रकार से इधर आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, पेटा, पेटा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा फीलिंग आ रहा है तो प्लस में करके बोलना है यहाँ पे, पेटा 15, एक्सा 18, 18। इस टाइप से आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए किसी न किसी तरीका से। यहां से सवाल आपको किस प्रकार से बनाया जाएगा, अगर हम आपसे पूछे कि 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो यहां पर क्या है, के। तो बस यहाँ जो उपसर्ग लगा हुआ है बस इसका आप मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब कितना होता है, 10 के पावर 3। तो अगर ग्राम में बदलने के लिए कहेगा तो कितना करेंगे, तो 5 तो पहले से है और किलो का मतलब 10 के पावर 3। क्लियर? लेकिन अगर सवाल करे कि नहीं, 5 किलोग्राम को, है ना, 5 किलोग्राम को नैनोग्राम में बदला जाए, तो अगर ऐसे सवाल रहे तो पहले यहां पर जो अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो उसका मतलब लिख लो।
तो उसका मतलब लिख लिया 10 पे पावर 3। और किस में कन्वर्ट करना है तो नैनो में। तो नैनो का मतलब कितना होता है, नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर -9। ठीक है, नैनो का मतलब कितना, 10 पे पावर -9। तो जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहे उससे क्या कर दो, भाग लगा दो। क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3, अरे हम -9 है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके +9 नैनोग्राम, मतलब 10 के पावर 12 नैनोग्राम। अगर सवाल करें हम क्या, अब अगर हम सवाल करें क्या क्वेश्चन रहे कि 5 ग्राम है और इसको किलोग्राम में चेंज करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक बात श्योर है कि यहाँ क्या है, किलो है। तो किलो का मतलब आपको हम तुरंत बताए थे, तो क्या करो आप चुपचाप से यहाँ 5, या सिंपली क्या करो 5 बटे, तो किलो का मतलब कितना 10 के पावर 3 यही रहता है। तो आप 10 पे पावर 3 से क्या कर दो, भाग दे दो। दिया है ना भाग, बस वही करना है, जिसमें चेंज करना रहे उससे उसको क्या करो, भाग दे दो। तो यहाँ पर ये जो चेंज होएगा किसमें चेंज होएगा, तो किलोग्राम में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे सवाल करें कि 6 माइक्रोमीटर है, 6 माइक्रोमीटर है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो नैनोमीटर में। तो कैसे बनेगा मुझे बताइए। 6 माइक्रोमीटर, तो अभी अभी हमने कहा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और चेंज करना किस में, नैनो में। तो नैनो का मतलब कितना, 10 के पावर -9। यहाँ पे 10 के पावर -9 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, है ना। और ये चेंज होने वाला है नैनोमीटर में। अब क्या हो जाएगा 6 गुने, यहाँ पर एक फार्मूला भिड़ रहा है, a पर पावर m बटा a पर पावर n जो होता है a पर पावर m माइनस n होता है। तो इस प्रकार से अगर 10 के पावर -6 ऊपर है और नीचे 10 के पावर -9 है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस, पहले ऐसा करते हैं -6 माइनस -9, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -6 प्लस 9, 10 पे पावर -6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3। तो उतना करने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं, -6 तो पहले से है और -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा नैनोमीटर। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप इसको क्या करो, छोड़ दो, स्किप कर दो और डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखो। समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन एक आप बनाइए। अगर हम कहें 7 किलो जूल है, इसको आप माइक्रो जूल में बदलो, ठीक है, आपका काम है। अगर हम कहें 8, एक और प्रश्न आप ही के लिए है, 8 क्या कर दूं मैं, 8 एम्पियर है और इसको कन्वर्ट करो मिली एम्पियर में, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा, है ना, मानक इकाई उपसर्ग पर आधारित, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अगर उसमें पहले से इंक्लूड है मानक इकाई उपसर्ग तो उसका मतलब लिख दीजिए और जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा है उसको भागा दे दीजिए और कैलकुलेशन करके आप लिख दीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा। अगर जो भी है आपके मन में जो भी विकार है, जो भी अगर लगता है कि सर इसमें ये होना चाहिए, तो आप एक बार उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार लाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। हम सभी एक प्राणी हैं और हमेशा सीखने का काम करते हैं, हमेशा सीखते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।